तो अपने को स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है जिसमें अपन मीन, मोड, मीडियन और प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। तो इन सब के लिए सबसे पहले बारंबारता बंटन अपन से आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनग्रुप्ड क्या होता है, ग्रुप्ड क्या होता है, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, और इनके कुछ ग्राफ वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की इनकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड फिर मीन, मोड और मीडियन निकलते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यही सब चीज़ें, मीन, मोड, मीडियन और प्रोबेबिलिटी। तो बारंबारता बंटन क्या होता है ये तो वैसे भी लगभग सभी जानते हैं। जैसे किसी क्लास में 60 स्टूडेंट है, उन सभी ने कोई एग्ज़ाम दी और उनके मार्क्स जैसे ये आए, एक बच्चे के 22, एक के 8, एक के 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 60 बच्चों के मार्क्स हैं। अब अभी तक ये कोई टेबुलर फॉर्म नहीं है, ये तो सिर्फ डाटा है जो अपन ने कलेक्ट किया है। अगर इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी हो तो ये जो भी अपन को डाटा मिला है इसमें 1 से लेके और हाईएस्ट 40 तक है। तो इन सबको अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे भी जमा सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाया और फिर अपन देखेंगे कि 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है। अब टेली मार्क से देखें चाहे गिन के देखें तो 1 की जो फ्रिक्वेंसी है 1 एंड 2 ये आ रही है 2, 8 की फ्रिक्वेंसी आ रही है 3 और इसी तरीके से 12 की फ्रिक्वेंसी आ रही है 4। तो टेली मार्क्स बना के या इन सभी वेरिएबल्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी को अपन काउंट करेंगे तो उससे अपन को टेबुलर फॉर्म मिलेगी। एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी, मतलब कोई वेरिएबल कितनी फ्रिक्वेंटली आ रहा है अपने पास में। जैसे 12 है तो 12 की फ्रिक्वेंसी, 12 इस पूरी टेबल में 4 टाइम अपीयर होगा, मतलब चार बार आएगा, तो 12 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 4। इसी तरीके से बाकी के वेरिएबल्स की। अभी तक अपन ने इसको सिर्फ टेबुलर फॉर्म में जमाया है, ये होता है अनग्रुप्ड। ठीक है, अभी तक अपन ने कोई ग्रुप नहीं बनाए वेरिएबल के। तो ये जो फॉर्म होगी ये आएगी अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, फिर उसके बाद में ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, जैसे अपन ग्रुप बना लें, मार्क्स अपन के 1 से लेके 40 तक चलेंगे तो अपन ने ग्रुप बनाए 1 से 5, 6 to 10 एंड 11 to 15 इस टाइप से। तो उससे अपन को फिर ऐसी टेबल मिलेगी 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ये अपन ने ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, मतलब अपन ने जितना भी डाटा था उसकी ग्रुपिंग कर दी। एक ग्रुप बना 1 to 5, दूसरा ग्रुप बनाया 6 to 10, तीसरा बनाया 11 to 15 और इस तरीके से अपन ने 40 तक पूरे जितने भी मार्क्स थे उन सभी के ग्रुप बना दिए। इनको अपन इंटरवल बोलते हैं। तो ये जो टेबल है, अब जो अपन को टेबल मिली है ये होगी अपन की ग्रुप्ड वाली। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलेंगे अपन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ओके, अब इसमें अपन दो चीज़ देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। देखो, कंटिन्यूस का जैसा नॉर्मल सेंस होता है कि कोई वेरिएबल जो ब्रेक नहीं हो कहीं पे, वो चलता चला जाए। अपन जैसे वेरिएबल अगर मार्क्स को माने तो पहले तो एक बार इसको देख लेते हैं, हालांकि इतनी कोई विशेष बात नहीं। जैसे वेरिएबल अपन का कि जो भी बच्चों के मार्क्स आए हैं वो, तो वेरिएबल यहाँ पर अपन को एक की वैल्यू मिली, एक की फ्रिक्वेंसी मिली, एक की फ्रिक्वेंसी है 2, अगली फ्रिक्वेंसी है 8 की। लेकिन यहाँ पे अपन को ये थोड़ी पता है कि भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7 या इनके 1 से लेके 8 के बीच के जो मार्क्स हैं उनके बारे में अपन को इस टेबल से कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए अनग्रुप्ड वाली कोई भी टेबल हो वो डिस्क्रीट में आती है। अपन को जो चेक करना होता है वो चेक करना होता है ग्रुप्ड वाली टेबल के लिए। मतलब ग्रुप्ड वाली जो टेबल है ये कंटिन्यूस है या फिर डिस्क्रीट है। जैसे इसको देखें अपन को सिर्फ इंटरवल से पता चलता है फ्रीक्वेंसी कितनी है कितनी नहीं, इसका रोल कंटिन्यूस या डिस्क्रीट होने में नहीं है। अपन को सिर्फ इंटरवल देखने होते हैं। इस वाली टेबल में अपन को इंटरवल दे रखा है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड सो ऑन।
और इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इनकी करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रिक्वेंसी हो। अब एक बार इन इंटरवल पे गौर करें तो ये जैसे 1 है, तो 1 से लेके 5 की जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्होंने दे रखी है। फिर 6 से लेकर के 10 तक की फ्रिक्वेंसी इन्होंने दे रखी है। फिर 11 से लेकर के और 15 तक की फ्रिक्वेंसी इन्होंने दे रखी है। और 16 से लेकर के 20 तक की फ्रिक्वेंसी इन्होंने दे रखी है। लेकिन 5 से लेकर के 6 तक की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, अगर 5 से लेके 6 के बीच में अगर किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं अगर, तो वो कितने आ रहे हैं, या चलो नहीं भी आ रहे हैं तब भी इसके बारे में टेबल अपन को कुछ नहीं बताती। इसी तरीके से 10 से लेके 11, इसके बारे में भी टेबल अपन को कुछ नहीं बताती। वेल ऐसा नहीं है एक्चुअली, अगर टेबल में नहीं दे रखा तो अपने इन वैल्यूज़ को जीरो मान लेंगे, वो अलग चीज़ है। पर टेबल में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो ब्रेक कर रही है, ये अपना मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो इसलिए इन इंटरवल्स पे बेस्ड अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपन को दे रखा है ये अपन का डिस्क्रीट है। ओके, अब इसी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर अपन ऐसे लिखें कि इंटरवल रहे अपन का 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1, 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू कहीं ब्रेक नहीं कर रही, तो ये हो जाएगा अपन का कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे छोटी छोटी दो तीन चीज़ें, जैसे पहली चीज़ तो ये कि इस वाले में वेरिएबल की वैल्यू जो 5 है वो इस वाले इंटरवल में भी है और 5 इस वाले इंटरवल में भी है। तो अपन जो 5 की फ्रिक्वेंसी है उसको इसमें ऐड करें या फिर इसमें ऐड करें, मतलब ऐसे कि इसमें 5 आ रहे हैं किसी बच्चे के मार्क्स, चलो इस टेबल में तो खैर किसी बच्चे के 5 मार्क्स आ नहीं रहे, पर जैसे मान के चलते हैं कि अपन ने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा में 5 अपन को 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, मतलब स्पेशली 5 की जो फ्रिक्वेंसी है, जो अपन का 5 मार्क है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये 3 है, मतलब 3 बच्चों के 5 नंबर आए हैं। तो अपन इस फ्रिक्वेंसी को इसमें काउंट करेंगे या फिर इसमें काउंट करेंगे। तो देखो इंटरवल्स में ऐसे होता है कि जैसे ये इंटरवल है, तो इस इंटरवल में अपन 1 से लेकर के 5 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर्स की फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें 5 की फ्रिक्वेंसी ऐड नहीं होती। मतलब ये जैसे अपन को इंटरवल दे रखा है 1 से 5, तो इसमें अपन लिखेंगे 1 से ज़्यादा और 5 से कम। 1 से ज़्यादा या 1 या 1 से ज़्यादा और 5 से कम जितने मार्क्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को। इसी तरीके से इस वाले इंटरवल में अपन ऐड करेंगे 5 या 5 से ज़्यादा और 10 से कम जितने भी मार्क्स आए उनकी फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे। इसी तरीके से इस वाले इंटरवल में अपन 10 या 10 से ज़्यादा और 15 से कम जितने भी मार्क्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे। ठीक, जैसे टेबल में जैसे अपन को इस वाले इंटरवल की फ्रिक्वेंसी लिखनी है कि इस वाले इंटरवल में जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी यहाँ पर। तो अपन देखेंगे कि 15 या 15 से ज़्यादा और 20 से कम। तो अपने पास में देखो ओवरऑल ऐसे है कि 15 से 20 के बीच के जो मार्क्स अपन को वो लिखने हैं, लेकिन 20 का नहीं लिखना बस। तो इनमें इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, देखो 20 को काउंट नहीं करेंगे, 18 काउंट होगा यहाँ पर। तो 1 2 3
4, 15 को काउंट करेंगे, 20 को काउंट नहीं करेंगे, 5, 6, 7, 8, 20 को काउंट नहीं करेंगे, 9, 10, 11 और 12। काउंटिंग हो सकता है मिस्टेक हो, पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी लिखेंगे अपन? 12, इस तरीके से। अब अगली चीज़, अगला जो पॉइंट है वो ये है। तो कुल मिला के अगर कोई अपन को इंटरवल दे रखा है A to B, तो इस इंटरवल का क्या मतलब है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी आएगी? A या A से ज़्यादा तथा B से कम। अपर लिमिट की फ्रिक्वेंसी को अपन इंटरवल में काउंट नहीं करेंगे। अगला है कि अगर कोई डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको अपन कंटिन्यूस में कैसे चेंज करें। देखो, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 5 से लेके 6 की बीच की कोई फ्रिक्वेंसी अपन को दे नहीं रखी, जैसे इसी में इसमें जैसे 5 से लेके 6 की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी, तो सीधी सी बात है 5 से लेके 6 के बीच में कोई किसी बच्चे का मार्क्स आए भी नहीं है, मतलब वो 0 है। तो अपन ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। तो जो इंटरवल अपन का गायब है वो है 5 to 6, इसका अपन को कुछ पता नहीं, 10 to 11 और 15 to 16। तो इनकी जो साइज़ है वो है 1 की, मतलब 5 और 6 का जो अंतर है वो कितना है 1, 10 और 11 का कितना अंतर है 1, इस तरीके से। तो जितना भी अंतर होता है उसका अपन आधा यहाँ पर तो ऐड कर देंगे और यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे, यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे और यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे। तो अपन को जो इंटरवल है वो अपन को मिलेगा 1 to 5.5 और 6 में से 1.5, 6 में से 0.5 गए तो 5.5 to 10.5, 10.5 to, यहाँ भी माइनस होगा, 15.5 और 15.5 to 20.5 एंड सो ऑन। तो जो अपन का डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको अपन इस तरीके से चेंज करते हैं कंटिन्यूस में। और जितने भी मीन मोड मीडियन निकालने होते हैं उनके लिए अपन को पहले यही काम करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्क्रीट है भी तो उसको अपन चेंज करेंगे कंटिन्यूस में, फिर सॉल्व करेंगे। वो बात अलग है कि उससे आंसर पे कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं। एक चीज़ और देख ले, जैसे क्लास इंटरवल क्या होता है। तो जैसे अपना कोई इंटरवल है 1 to 5, इसको बोलते हैं अपन, अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे कि पहली डेफिनेशन की रेंज क्या होती है। तो जो भी अपने पास डाटा होता है उसकी जो सबसे लार्जेस्ट एंट्री और जो सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री है उनका जो अंतर है वो अपन के हो जाएगा रेंज। जैसे इस वाले एग्जांपल में सबसे लार्जेस्ट है 40 और सबसे छोटा है, सबसे स्मॉल है 1, तो इनका जो डिफरेंस है ये हो जाएगा अपना रेंज। अगली चीज़, जैसे अपन कोई क्लास लेते हैं, ठीक है, अपने क्लास ली 1 to 5, तो इसमें 1 हो जाएगी लोअर लिमिट और 5 हो जाएगी अपर लिमिट। अगर और इसमें जैसे क्लास इंटरवल क्या होगा, अपने पास अगर क्लास 1 to 5 है तो 5 - 1 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपन का
क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्लास इंटरवल इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये अपनी ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल है, तो इसमें ये जो x है, इस x को बोलते हैं अपन क्लास मार्क। जैसे अपने पास में इंटरवल इन्होंने दे रखे हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। तो ये जो क्लास मार्क होता है, जब अपन मीन मोड या मीडियन निकालते हैं तो अपन सीधा इंटरवल को आगे ऑपरेट नहीं कर सकते, इंटरवल से कोई काम नहीं चलता अपना। अपन को इंटरवल से क्लास मार्क निकालने होते हैं। बाद में जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सब क्लास मार्क को लेके ही होती है। क्लास मार्क या XI ये होता है अपन का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। या सीधी भाषा में कहें तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज होता है ये। तो 1 + 5 = 6, 6/2 = 3, 10 + 6 = 16 और 16 का आधा 8, 15 + 11 = 26, 26 का आधा 13 और इसी तरीके से ये होता है क्लास मार्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब याद रहना चाहिए कि क्लास मार्क क्या होता है और क्लास मार्क निकालते कैसे, बाय डेफिनेशन या बाय नेम। क्लास मार्क को हिंदी में बोलते हैं अपन वर्ग चिन्ह। ओके, अगले देखो संचयी बारंबारता क्या होती है। संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे अपने पास में कोई टेबल है, ठीक है, ये अपनी टेबल है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 है जैसे भी। अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ऐसे काउंट करते हैं, जैसे ये जो इंटरवल दे रखा है इसको अपन ऐसे बोलें कि जितने भी लेस देन 6 नंबर्स हैं वो सब इस वाले इंटरवल में, मतलब पहले वाले में लेस देन 6 जो मार्क्स आए हैं वो इसमें है। तो लेस देन 6 या 6 से कम उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2। एक बार के लिए इसको रहने दो। फिर ये जो सेकंड नंबर का है, अगर अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुपों को एक साथ बोलना चाहें तो अपन बोलेंगे लेस देन 11। लेस देन 11 मार्क्स में ये जो ग्रुप है, ये जो क्लास है ये भी काउंट होगी और ये जो क्लास है ये भी काउंट होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों क्लासों में जितने भी नंबर आए वो लेस देन 11 तो हैं ही। अगर अपन इन तीनों क्लासों को एक साथ काउंट करना चाहें तो अपन बोलेंगे लेस देन 16। लेस देन 16 जितने भी नंबर्स आए अगर उन सभी नंबरों को अपन टोटल करें तो ये तीनों फ्रिक्वेंसियाँ टोटल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से 6 से कम जो मार्क्स आए हैं वो हैं 2। 11 से कम जो मार्क्स आए हैं वो इस ग्रुप के भी आए हैं और इस ग्रुप के भी आए हैं, मतलब 3 + 2 = 5। और लेस देन 16 जो मार्क्स आए हैं वो इसके भी और इसके भी आए हैं, तो वो हो जाएंगे 2 + 3 + 9। और इस तरीके से ये होती है अपन की संचयी बारंबारता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुल मिला के इसको निकालने के लिए 2 + 3 5 और 5 + 9 14, 14 + 10 24, 24 + 14 इस तरीके से आगे करते चले जाते हैं। ये होती है संचयी बारंबारता है CF। इसके बाद में कुछ मेथड्स है कि जैसे अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको अपन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए टोटल 4 तरीके हैं।
पहला तो है हिस्टोग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तीसरा फ्रीक्वेंसी कर्व और चौथा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको ओगे भी बोलते हैं। और ये चीज़ नॉर्मली पढ़ी होंगी 9वीं 10वीं क्लास में भी है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। देखो इसका इतना ज़्यादा खास रोल है नहीं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा इसमें। जैसे अपन को कोई भी क्लास दे रखी होती है तो एक लाइन पर तो आएंगी क्लास, या ये जैसे मार्क्स दे रखे ना अपन को, तो एक लाइन में मार्क्स आ गए, एक लाइन में फ्रिक्वेंसी आ गई, एक लाइन हमेशा फ्रिक्वेंसी की चलेगी, एक अपन का वेरिएबल हो जाएगा। अब जितनी भी एंट्रीज दे रखी है इन एंट्रीज़ को एक साइड करेंगे, फ्रिक्वेंसी की एंट्री दूसरी साइड होगी। और ये जैसे पहली क्लास है 1 to 5.5, ओबियसली जैसे जो भी क्लास अपन को दे रखी है, ये अगर डिस्क्रीट है तो पहले डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, उसके बाद में अपन हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम है आयत चित्र। तो पहली क्लास है 1 to 5.5, तो 1 to 5.5 का आयत, और ये जो बार है ये बार जाएगा कितनी फ्रिक्वेंसी तक, 2 तक। इस तरीके से बाकी सारे बने हुए हैं। अगर इनके मिडिल पॉइंट्स को मिला देंगे तो अपन को मिलेगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और अगर इसी को इस तरीके से इसी को अगर ओपन एंड से बनाते हैं तो कर्व मिलता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना था जो कम से कम अपन से आना चाहिए, और स्पेशली इसमें कुछ जो डेफिनेशन है ये आनी चाहिए अपन से। जैसे रेंज क्या होगी, अपन को क्लास समझ में आनी चाहिए कि क्लास क्या होती है, उसकी लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। ऐसा कोई विशेष है भी नहीं इसमें, सीधी सीधी सी चीज़ें हैं बस। पर जब अपन मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं तब ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। होने को तो ये सिंपल ही है, लेकिन वहाँ पे अटका देती है।